नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। जैसा कि हम लोग बीपीएससी जो भी विगत परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो प्रश्न आए हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर देख रहे हैं। तो इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम टॉपिक देख रहे हैं मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, फ्रॉम वेन वाज शक संवत स्टार्टेड। शक संवत का प्रारंभ कब से हुआ? ये हुआ 78 ईस्वी से। 78 AD से स्टार्ट होता है शक संवत। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ। इसे प्रारंभ करने का श्रेय कुषाण शासक कनिष्क को जाता है। शक संवत निकालने के लिए वर्तमान ईस्वी में से 78 कम कर दिया जाता है तो आ जाएगा शक संवत का। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जिसे 1957 में मान्यता प्राप्त है। शक कैलेंडर समय की चंद्र सौर गणना पर आधारित है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रदमन के काल में रुद्रदमन के द्वारा कराया गया। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन प्रथम द्वारा सुदर्शन झील के मरम्मत कराने का उल्लेख प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने कराया था। बाद में अशोक के राज्यपाल दुशास्प ने उसमें नहर निकलवाया। उल्लेखनीय है कि रुद्रदमन के समय में अतिवृष्टि से झील का बांध टूट गया था, जिसकी मरम्मत कार्य रुद्रदामन के प्रांतीय शासक सुविशाख ने करवाई। इसके लिए प्रजा पर कोई अतिरिक्त कर नहीं आरोपित किया गया था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ था जो कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, जिसके बाद शुंग राजवंश की स्थापना की। मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? मेगस्थनीज को राजदूत के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। मेगस्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस द्वारा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। वह एक खोजकर्ता और इतिहासकार भी था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उस समय के भारतीय समाज के बारे में वर्णन किया गया है। इंडिका में कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? दिव्यावदान। दिव्यावदान में चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार को क्षत्रिय मूर्धभिषिक्त अर्थात अभिषिक्त क्षत्रिय कहा गया। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक थे। इनका शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व तक रहा। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा गया है। बिंदुसार की रुचि जैन के आजीवक संप्रदाय में थी। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? ये फौजदारी न्याय करता था। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय का उल्लेख मिलता है। पहला है धर्मस्थीय, दूसरा है कंटक शोधन। ये न्यायालय ग्राम संघ और राजा के न्यायालय से अतिरिक्त थे। धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी न्यायालय की तरह कार्य करते थे, तो कंटक शोधन न्यायालय जो थे वो फौजदारी न्यायालय की तरह कार्य करते थे। मौर्य काल में समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान होता था। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभक्त था। समाहर्ता कौन था? समाहर्ता था महासंग्रहकर्ता। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? सीता। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में विभाजित है अर्थशास्त्र। किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया? शिलालेख कहाँ का था ये? भाब्रू। सम्राट के भाब्रू शिलालेख को जयपुर के निकट विराटनगर से खोजा गया, जिसमें अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धम्म संघ इसमें अपनी आस्था व विश्वास प्रकट किया गया है। इसी अभिलेख में अशोक स्वयं को मगध का महाधिराज कहा जाता है और सोहगौरा अभिलेख में अकाल का उल्लेख मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। सामान्यतः अशोक अपने अभिलेखों में प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में पाए जाते हैं। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, कौन सा अभिलेख है? वो भाब्रू स्तंभ पर जो अभिलेख बना है, उस स्तंभ पे जो बना है उसमें अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है?
भाषा है प्राकृत। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी अभिलेखों को पढ़ने वाले जेम्स प्रिंसेप थे। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? ये मिलता है 13वें अभिलेख में, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न के डिस्क्रिप्शन में देखा, और इसमें ऑप्शन में नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। हमने पीछे जो प्रश्न देखे थे उसके डिस्क्रिप्शन में हमें ये पाया गया कि अशोक के अपने अभिलेखों में प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है। अशोक स्वयं को मगध का सम्राट बताते हैं, और उनका जो था कलिंग विजय वो पाया जाता है 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ई। अशोक के किस अभिलेख में अकाल का उल्लेख मिलता है? सोहगौरा के अभिलेख में अकाल का यानी दुर्भिक्ष का उल्लेख मिलता है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 ईसा पूर्व में की। चंद्रगुप्त मौर्य सुदूर दक्षिण को छोड़कर पूरे भारत को एक साम्राज्य का अधीन लाने में सफल रहे। तमिल ग्रंथ अहनानूर और नूरनानूर में चंद्रगुप्त के दक्षिण विजय का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध घनानंद के साथ उत्तराधिकार के लिए हुआ। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य की कूटनीतिक रणनीतियों का वर्णन विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षस पुस्तक में मिलता है। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह मालूम पड़ता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। इसने मौर्य राजाओं में पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। इसने दक्कन का भी विजय किया था। चंद्रगुप्त मौर्य था कैसा शासक था? एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस, इसके लेखक कौन है? विशाख दत्त। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? यह साबित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है वह कौन सा है? विशाख दत्त। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है। कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य अथवा चाणक्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और पुरोहित था। पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये दोनों विभाग कौटिल्य के अधीन था। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जो राजनीति शास्त्र से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश यानी उपहार के रूप में 500 युद्धक हाथी दिए थे। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ? मौर्य वंश का। सैंड्रोकोटस। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासन के सिद्धांत और अभ्यास। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? 500 युद्धक हाथी। मेगास्थनीज दूत था किसका था? सेल्यूकस का। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। इसके द्वारा रचित इंडिका पुस्तक में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का उल्लेख किया है। इसके साथ ही इसमें मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का भी वर्णन मिलता है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सा है? इंडिका पुस्तक। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कहाँ पे? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश जो है इसमें ऑप्शन ई है। अशोक के धम्म में राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता तथा शांति एवं अहिंसा के विचार परिलक्षित होते हैं। धार्मिक सहनशीलता भी आती है, शांति एवं अहिंसा भी आती है, राजा के प्रति वफादारी भी और बड़ों का सम्मान भी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन जो है वो सही है। अशोक के धम्म का मूल सिद्धांत यही था
इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का कारण उसका धम्म है, जिसको अशोक ने अपने दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में इस प्रकार वर्णित किया है। धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में उदारता, दया, दान तथा सुचिता। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में धम्म की सार वृद्धि पर जोर दिया है। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पौत्र था। अशोक की रानी का नाम कारुवाकी उसके अभिलेखों में मिलता है। अशोक के ही प्रयास से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना। अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका शामिल नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर उसे विजित किया। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए आर्थिक कारण को डीडी कौशाम्बी ने प्रतिपादित किया है। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था? सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पौत्र था। निम्न में से कौन मौर्य शासक अशोक की रानी थी? कारुवाकी। निम्न में से किसके प्रयास से बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना? अशोक के प्रयास से। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका नहीं था उसमें शामिल। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ था, बौद्ध संगीति का। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? कलिंग राज्य पर। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इसी तथ्य में ये तथ्य किसका दिया हुआ है? किसने विश्वास किया इस तथ्य में? इनका नाम है डीडी। ऊपर जो हमने पढ़ा था उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन ई जो है सही उत्तर है। इनका पूरा नाम था डीडी कौशाम्बी। पूरा नाम था उनका डीडी कौशाम्बी, जिन्होंने ये प्रतिपादित किया था, ये बोला था कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। सबसे अंत में कौन सी घटना होती है दिए गए ऑप्शन में? सबसे अंत में होती है अशोक की कलिंग विजय। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वृद्धरथ था। इसका नाम था वृद्धरथ। अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ था। वृद्धरथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। पुष्यमित्र शुंग ने एक राजवंश की स्थापना की जिसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इन अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित तो पतंजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि होती है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? शुंग वंश का। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना का सेनापति था। शुंग वंश ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी इसके अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है, जो इसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। शुंग वंश के बाद कण्व वंश का शासन स्थापित हुआ। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। गौतमीपुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से है? सातवाहनों से है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश ने। कलिंग नरेश खारवेल, इसका संबंध किस वंश से था? चेदी से, या महामेघवाहन से, या सातवाहन से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई था। कलिंग में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी वंश या महामेघवाहन वंश का उदय हुआ। इस राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन था। खारवेल इस वंश का दूसरा तथा महाराज कुदेव तीसरा शासक था। पातालपुर गुहालेख का संबंध महाराजा कुदेव से है। कलिंग नरेश खारवेल का ही हाथी गुम्पा अभिलेख है, जो कि प्राकृत भाषा में है। तो चेदी वंश या महामेघवाहन वंश कहा जाए। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन वंश या चेदी वंश। चूंकि दोनों ऑप्शन अलग अलग दिए गए, इसलिए ऑप्शन ई जो है वह आंसर दिया गया है, मतभेद होने के कारण। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? हाथी गुम्पा अभिलेख से। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्पा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? भाषा प्राकृत है। शक संवत वर्ष प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी में। शक संवत भारत का प्राचीन संवत है, जो 78 ईस्वी से आरंभ होता है। इस संवत का प्रवर्तक कुषाण शासक कनिष्क था। यह वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय संवत है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के ही काल में प्राप्त हुआ। कला की गांधार शैली कुषाणों के समय में ही फूली फली। सर्वप्रथम भारत में व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन वीम कडफिसस ने किया था। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। निम्न में से किनको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? कुषाणों को दिया जाता है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला? कनिष्क के युग में मिला।
इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? पुष्यमित्र शुंग ने, या मिनांडर ने, या वीम कड़फिसेज ने, या गौतमीपुत्र सातकर्णी ने? तो वीम कड़फिसेज के समय में स्वर्ण मुद्राओं का व्यापक पैमाने पर परिचलन था। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? कुषाणों के समय सबसे ज्यादा फली फूली। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर के कुंडल वन में की गई थी। सांची का विशाल स्तूप समय को निर्धारित करता है। किनके समय को? मौर्यों के समय को। सांची का स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व अशोक द्वारा निर्मित एक बौद्ध स्मारक है। ऐसा माना जाता है कि यह स्तूप अशोक ने अपनी पत्नी देवी के कहने पर बनवाया, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यह स्मारक सामान्य अर्धगोलाकार ईंट द्वारा निर्मित है। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। मथुरा से प्राप्त कुछ मूर्ति मौर्य काल का नहीं है। कुम्हरार स्थल से मौर्य का राजप्रसाद मिला है। बराबर की गुफाओं को अशोक ने आजीविकों को दान किया था। ताम्रपट मुख्यतया एक तांबे की प्लेट है जो कि मौर्य काल से संबंधित है। कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबद्ध है? कुम्हरार। ताम्रपत्र है, क्या है? मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है। बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? आजीवक संप्रदाय को दान में दिया। निम्न में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति जो है वो उस काल की नहीं है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था किसका? लकड़ी का बना था। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? ब्राह्मणों को दिए गए थे। भूमि दान का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य सातवाहन कालीन रानी नागनिका के नाना घाट अभिलेख से प्राप्त हुआ। सातवाहनों और कुषाणों ने 1ली शताब्दी ईसा में भूमिदान की अक्षय निधि प्रणाली की शुरुआत की। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि देने की प्रथा प्रारंभ की थी। भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासकों द्वारा जारी किए गए थे? भारतीय यूनानियों द्वारा। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने प्रचलित किया। सर्वप्रथम लेख युक्त एवं रूप चित्रात्मक सिक्के भी इंडो ग्रीक शासकों द्वारा जारी किए गए। इंडो ग्रीक शासक मिनांडर की मुद्रा पर धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है। शक वंश के कार्दमक शाखा का संस्थापक चष्टन था। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक अज्ञात है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। रोमन साम्राज्य से व्यापक संबंध कुषाण, शक, सातवाहन आदि कई साम्राज्यों ने स्थापित किया। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी है? अज्ञात ने। उपयुक्त में से कोई नहीं। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो। इनमें से कौन शक वंश की कार्दमक शाखा का संस्थापक था? चष्टन था। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? कुषाण, चेरा या पश्चिमी शक या वाकाटक ने? तो ये संबंध कुषाणों और शक दोनों ने स्थापित किए, इसलिए हमारा ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं संगम काल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।